नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वियतनाम और कंबोडिया की। वियतनाम के बारे में हर भारतीय व्यक्ति को अभिमान है, उनके गोरिल्ला वॉर की। बहुत साल अमेरिका जैसे प्रदेश को भी उन्होंने कड़वा जवाब दिया। आज वियतनाम टूरिज्म में सबसे आगे निकल रहा है। कंबोडिया हिंदू राष्ट्र, वहाँ के अंगोरकोट मंदिर, भारतीय की खासियत है कि आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त होने के बाद वो फिरने को बाहर पड़ते, फॉरेन टूर्स करते और अक्सर बैंकॉक, दुबई, नेपाल, सिंगापुर ये होने के बाद फिलीपाइंस, मलेशिया, इसके बाद जिसका नंबर अग्रक्रम पर आता है वो वियतनाम और कंबोडिया है। अब वियतनाम भी अकेले जा सकते हैं, कंबोडिया भी जा सकते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। क्या सचमुच वियतनाम देखने लायक है? कंबोडिया को जाना जरूरी है? उत्तर स्वाभाविक है। अगर आपके पास मनीषा है और थोड़ा सा पैसा है तो दुनिया के ये दो देश बहुत आनंद दे सकते हैं, पर्यटक को बहुत सुलझा सकते हैं। आप कंबोडिया पहले करो या वियतनाम को पहले करो, आज यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। गूगल यूनिवर्सिटी में सब कुछ अवेलेबल है, आप स्टडी कर सकते हैं। आपको खुद को जाना है, खुद के बलबूते पर जाना है या टूर कंपनी के साथ जाना है, ये पहला सोचो। अगर टूर कंपनी के पास जाना है तो टेंशन आधी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो दिखाएंगे उतना ही देखना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, टाइम टेबल उनके हाथ में रहेगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा और बजट भी ज़्यादा जाएगा। अगर खुद घूमना चाहते हैं तो बहुत ऑप्शन है, पैसा भी बच जाएगा, दुनिया का थोड़ा ज़्यादा मालूमात हो जाएगा, आप स्मार्ट बनेंगे और टाइम टेबल आपके हाथ में रहेगा। प्लानिंग तो दोनों में ज़रूरी है और प्लानिंग के लिए आजकल सब लोग यूट्यूब देखते हैं। वियतनाम वर्ल्ड डाला तो वियतनाम के बहुत सारे वीडियो आते सामने हैं, उसमें से कुछ हिंदी में है, कुछ अंग्रेजी में है, स्थानिक भाषा में भी अभी वीडियो बनने चालू हो गए हैं। कुछ कंबोडिया पर है, कुछ वियतनाम कंबोडिया पर है। लेकिन अगर 15 दिन आपके पास है तो दोनों देश यानी 5 दिन कंबोडिया और 10 दिन वियतनाम हो सकता है। कंबोडिया में ज़्यादातर लोग दो ही सिटी में जाते हैं, रहना पसंद करते हैं। एक सिम रिप है जहाँ अंगोरकाट मंदिर से मंदिर का समूह है, हर हिंदू बांधव ने देखना ही चाहिए, ऐसा वो मंदिर है। इतने साल पुराना, इतना बड़ा मंदिर भारत के अलावा दूसरे जगह पर दुनिया में हो सकता है, उसके ऊपर पहला भरोसा नहीं रहता। बहुत अच्छा निसर्ग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, चाहे तो आप टैक्सी ले सकते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है लेकिन गूगल ट्रांसलेटर ने वो भी बहुत आसान कर दिया है। करेंसी प्रॉब्लम आ सकता है लेकिन यूएस डॉलर आपके पास है या क्रेडिट कार्ड्स आपके पास है तो लोकल करेंसी में काम चल जाता है और बहुत सस्ता है। यह सस्ता ही कंपेयर टू यूके, यूएसए, सिंगापुर, ये कंट्री से देखा तो बहुत ही सस्ता है। ज़्यादातर रहने का खर्चा 5,000 के नीचे आता है, फैमिली के लिए आता है वो भी। खाने के ऑप्शन बहुत है दोनों कंट्रीज़ में, वियतनाम में भी और कंबोडिया में भी। स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा मिलता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, साउथ एशियन फूड भी बहुत अच्छा रहता है। आपको टेस्ट डेवलप होना चाहिए। आप वेज है तो थोड़ी मुसीबत आ सकती है लेकिन काम चल सकता है।
अगर आप सोलो ट्रिप कर सकते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इंफॉर्मेशन निकालो, वीज़ा निकालो, टिकट का अरेंजमेंट कम से कम 3 महीना पहले करो, बैगेज कम से कम ले लो, पासपोर्ट, वीज़ा की जेरोक्स, कोरोना सर्टिफिकेट और बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हैंडबैग में रखो। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैंडबैग में रखो, सैक में रखो, आपके केबिन बैग में रखो, और लगेज बैग में, चेक इन बैग में जितना कम सामान ले सकते हैं उतना ले लो। होटल अगर आपको लेना है, अपार्टमेंट लेना है, तो बहुत सारे साइट्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन इजीली मिलती है। लेकिन सिटी सेंटर ले लो। जहाँ भी आपको रुकना है, कंबोडिया में, वियतनाम में, वो सिटी सेंटर में आप रहेंगे तो नाइट मार्केट, देर शाम तक घूमना, स्ट्रीट मार्केटिंग, स्ट्रीट फूड एंजॉय करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। होटल ऐसा चूज करो, 5 स्टार 7 स्टार की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप रात को रहने वाले हैं, रूम अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़दीक, मेनली बस स्टेशन, क्योंकि दोनों देशों में पब्लिक व्हीकल अच्छी हो सकती है। 2 व्हीलर्स भी आप रेंट पर ले सकते हैं और टैक्सी सर्विस थोड़ी कॉस्टली हो सकती है, लेकिन शेयर टैक्सीज भी है, आपको टाइम टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा। कंबोडिया में, कंबोडिया की राजधानी पेन फोन, वो भी अच्छा शहर है, वहाँ भी आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जितना कम करें उतना ही अच्छा है। ध्यान रखो, दोनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, टूरिज्म पर उनका पूरा भरोसा है, तो उनका भी रिस्पेक्ट रखो, ज़्यादा बार्गेनिंग भी मत करो। गाइड ले लो, विदाउट गाइड घूमना बहुत परेशानी हो सकती है। टैक्सी वाला गाइड होता ही है ऐसा नहीं, इसलिए गाइड का अरेंजमेंट परफेक्ट करो या उधर जाके ग्रुप टूर ज्वाइन करो, वो सबसे आसान तरीका रहता है। शहर का उच्चार आप और हम बराबर नहीं कर सकते, तो उनका उच्चार क्या है उसके ऊपर ध्यान रखो। कंबोडिया से वियतनाम जाते समय हो सके तो एयर टिकट बुक करो। अगर आपने बस से जाने का इरादा लिया या टैक्सी से इरादा लिया तो बाउंड्री क्रॉस करते हैं तब तकलीफ होती है, क्योंकि करप्शन वहाँ भी होता है, टाइम पास होता है, जांच होती है, सामान जांच करने में बहुत टाइम जाता है, बॉर्डर क्रॉस करने में लगेज हाथ में लेके जाना पड़ता है। ये सब अगर आप कंबोडिया से वियतनाम या वियतनाम से कंबोडिया आते और फ्लाइट में आते तो बहुत समय बचता है। क्या देखना क्या नहीं देखना ये पूरे आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन बेस्ट 5 थिंग्स इन होनाई, बेस्ट 5 थिंग्स इन सापा, बेस्ट 5 थिंग्स इन सिमरिप, कुछ भी आप सर्च करो आपको मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन मिल जाएंगे। उसके ऊपर पहला कंसंट्रेट करो। कौन से दिन पर कौन सा म्यूजियम बंद रहता है, गार्डन कौन सा बंद रहता है, कौन से दिन पर ज़्यादा भीड़ हो सकती है, ये पहले चेक करो। अगर कहाँ भी आपको क्रूज़ लेना है तो उसका भी नज़दीक का मार्ग कौन सा है, ऑप्शंस कौन से है, डीलक्स क्रूज़ में क्या मिलता है, क्या फैसिलिटी मिलती है, वो सब चेक करो। आपको अगर फोटोग्राफी का शौक़ है, वीडियोग्राफी का शौक़ है, तो सुपर डीलक्स क्रूज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। उससे अच्छा है कि बहुत सस्ते में ओपन क्रूज़ मिलते हैं, वो ज़्यादा आनंद आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके बजट के ऊपर और आपके मनीषा के ऊपर, आपकी इंटरेस्ट
फील्ड कौन से है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है। आप कंबोडिया से होचिमिन भी आ सकते हैं, यानी साउथ एंड तक आ सकते हैं, या कंबोडिया से डायरेक्ट होनाई ऊपर नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वीज़ा लेते टाइम एंट्री पॉइंट याद रखो, वीज़ा में होना जरूरी है, और वही एंट्री पॉइंट से आपको एंट्री करना पड़ेगा, वही एग्जिट पॉइंट से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यानी आप होचिमिन से साउथ से एंट्री करेंगे और नॉर्थ से एग्जिट करेंगे तो वीज़ा फॉर्म भरते टाइम, एयर टिकट निकालते टाइम ये सब कुछ तय होना जरूरी है। वियतनाम बहुत बड़ा लंबा कंट्री है, तो इंटरनल एयर टिकट निकालना जरूरी रहता है, क्योंकि ट्रेन और बस का रूट पूरा दिन बर्बाद करेगा आपका। 12-12 घंटा प्रवास करने के बाद दूसरे दिन आपको तकलीफ हो सकती है। तो अच्छा है कि वीएच जेट जैसे जो भी एयरलाइंस है, लोकल एयरलाइंस है, डोमेस्टिक एयरलाइंस है, वहाँ का बुकिंग करो। काफ़ी सस्ता है, असुविधाजनक है। यानी आप लोकल एसटी में प्रवास करते हैं ऐसा ही आपको लगेगा। टाइम टेबल भी एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए कम से कम 3-4 घंटे का डिले सोच कर चलो। यानी आप सुबह 9 बजे पहुंचने वाले हैं तो कभी कभी दोपहर को 1 बजे भी पहुंच सकते हैं, हर वक्त ऐसा नहीं होता। तो 1 बजे के बाद प्रोग्राम फ्लेक्सिबल रखो, क्योंकि आपको होटल में सेटल होना है। होटल में सेटल होने के बाद इंक्वायरी करना है, लोकल बस या लोकल टैक्सी या 2 व्हीलर अरेंज करना है। वो होटल के नज़दीक मिल सकता है, लेकिन होटल से लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो सके तो उनके शॉर्ट टूर्स रहते हैं, टूरिस्ट काउंटर पर जाओ, पूरा इंक्वायरी करो, पूरा 2 दिन 3 दिन उस शहर में जितना दिन आप है उसका प्लानिंग करो, टाइम टेबल करो। आपने जो प्लानिंग किया है वो सही है ऐसा महसूस होता है, लेकिन उधर जाने के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ अलग ही होते हैं। शायद होटल का बुकिंग भी इंटरनली आपको चेंज करना पड़ेगा। तो होचिमिन के बाद 2 दिन के बाद आप जा सकते हैं दालात दानांग, हो आन करके है, वो दानांग के पास है। दानांग में 2-3 दिन आप रह सकते हैं। उधर भी कंडक्टेड टूर्स है, केबल कार्स है, अच्छे गार्डन्स है, म्यूजियम्स है, सिटी लाइफ अच्छी है। हो आन में आप रह सकते हैं 1 रात 2 रात, लेकिन वहां जाके आपको कंडक्टेड टूर्स करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में आप आते हैं होनाई, कुछ लोग हैनोई बोलते हैं। ये वियतनाम का कैपिटल है। वहाँ आप 5 दिन का प्रोग्राम बना सकते हैं। सापा में 1 दिन रह सकते हैं, हेलोंग बे में रह सकते हैं, नीम बीम में रह सकते हैं। ये नॉर्थ के तरफ है। सापा में शायद आपको स्वेटर लगेगा, बाकी कहाँ भी आपको स्वेटर की कोई ज़रूरत नहीं। लगेगा तो पाचो लगेगा, अम्ब्रेला लगेगा, कभी कभी बारिश आ सकती है क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है। मई का सीज़न इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपको नवंबर दिसंबर और मई मंथ में छुट्टियां रहती है, तो इंडियन टूरिस्ट ज़्यादातर करके वहाँ जाते हैं और परेशान होते हैं गर्मी से। तो कॉटन के कपड़े चूज़ करो, वहाँ भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है, सस्ते ऑप्शंस है। करेंसी प्रॉब्लम क्या है ये समझा कर ले लो। जहाँ भी सिम कार्ड लेना है एयरपोर्ट के बाहर ले लो। हर एक व्यक्ति के पास सिम कार्ड हुआ तो अच्छा है, अलग अलग कंपनी का सिम कार्ड है तो अच्छा है, क्योंकि रेंज का प्रॉब्लम आ सकता है। हो सके तो एक साथ घूमो, हो सके तो एयरपोर्ट पर जो इंक्वायरी काउंटर रहते हैं
वहाँ पूरा मालूमात करके, आपका इंफॉर्मेशन टैली करके, मैप लेके, टूरिस्ट मैप लेके, पुलिस वालों का मदद लेके ही आगे बढ़ो। दूसरी बात, दोनों कंट्रीज सामान्य कंट्रीज है, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आप जाते हैं, ये ध्यान में रखो। चीटिंग हो सकता है, आपने अगर ज़्यादा बार्गेनिंग किया, आप ऐसे एरिया में गए कि जहां आप पैसे वाले हैं, ऐसा उनको महसूस होता है, तो चीटिंग भी हो सकता है। इसलिए मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो कवर करो। ज़्यादा डेरिंगबाजी करना का कोशिश भी मत करो, तो ही आप सोलो ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। आप ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप लीडर आपके साथ रहता है, हर वक्त हिंदी और अंग्रेजी आपको उसके साथ बोलना पड़ता है, काफ़ी इजी होते हैं। लेकिन अगर आप खुद फैमिली के साथ जाते हैं तो ये प्रावधान रखना जरूरी है। वियतनाम में आप साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन सिटी रहेगी हो ची मिन, दानांग और हैनॉय, ये आपके बेस कैंप रहेंगे। और वहाँ जाके 1 डे टूर 2 डे टूर आप कर सकते हैं। उसके लिए बस का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, स्लीपर कोच रहते हैं, लिमोजिन का ऑप्शन है, 10-11 लोग रहते हैं, टैक्सी वाला, गाड़ी वाला आपको पूरा गाइड कर सकता है। प्राइवेट टैक्सी करना थोड़ा महंगा होगा। फूड के बारे में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सी फूड बहुत ही अच्छा मिलता है, फ्रूट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप अच्छे होटल में रह सकते हैं, उसको कुछ टाइम लिमिट नहीं है, बजट लिमिट भी नहीं है, बहुत अच्छे होटल भी अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 20,000 दिन का खर्चा आता है 2 लोगों के लिए, एक फैमिली के लिए। तो कम से कम 20,000 का बजट करके चलो, पैसा बचेगा सोवेनियर्स खरीदी करने के लिए, टूरिज्म के लिए, टैक्सी के लिए, वो पैसा काम आ सकता है। खाने के लिए बहुत ऑप्शंस है, तो भी आपका पेट का ख्याल रखो, क्योंकि प्रिपरेशन सॉसेस जितने आपको अच्छे चाहिए उतने नहीं रहते। तो आप खुद के सॉस ले सकते हैं, बैग में, हैंड बैग में, सैक में थोड़ा सा मसाला चटनी रख सकते हैं, तो टेस्ट बढ़िया आता है। लेकिन ऐसे भी टूरिस्ट है जो उनका स्वाद है वो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो उनका टेस्ट डेवलप होता है। लेकिन वियतनाम बहुत ही बढ़िया कंट्री है। आपने बाली किया होगा, आपने फिलीपाइंस किया होगा, मलेशिया किया होगा, उससे बेहतर वियतनाम है। आपको एंजॉय करना आना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है और लोग सीधे साधे हैं और बहुत सस्ता ही है। करेंसी के बारे में इतना ही हो सकता है कि उनके जो भी प्राइजेस है उनके ऊपर के लास्ट के 3 डिजिट्स यानी 3 शून्य निकाल देने का। 1,30,000 है तो 130 इंटू 3 वो आपका इंडियन प्राइस आएगा। ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सस्ता है। इक्विवेलेंट टू इंडिया बहुत से रेट है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग होना जरूरी है। मेनली होटल बुकिंग और एयर बुकिंग। होटल बुकिंग आइन वक्त पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन एयर बुकिंग आपको इंटरनल एयरपोर्ट के बुकिंग, डोमेस्टिक एयरलाइन के बुकिंग आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इंटरनल टैक्सी सर्विस, बस सर्विस, जो कुछ इंटरनल ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो आइन वक्त पर भी आप पूछताछ करके आपके टाइम टेबल के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिप आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। वियतनाम और कंबोडिया के विषय पर आगे भी मिलते रहेंगे। विलास नाइक चैनल से आपको ये टूर बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश रहेगा।
आज बस इतना ही। जय हिंद।